हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पी ब्लॉक सेकेंड क्लास 12th का ग्रुप नंबर 16 का लेक्चर नंबर 9। एक्चुअली हमने लेक्चर नंबर 8 में क्या पढ़ लिया था बच्चों? ऑक्सीजन फैमिली के बारे में समझ लिया था। ऑक्सीजन फैमिली की प्रॉपर्टी, एटॉमिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर हमने एटॉमिक रेडियाई, ये सब हमने अच्छे से समझ लिया था। नाउ अब हम स्टार्ट करते बच्चों, सबसे पहले हम इसके एनामलस बिहेवियर को समझते हैं। जैसे देखो, थोड़ा सा आप इस चैप्टर को बच्चों अगर नाइट्रोजन फैमिली को कंपेयर करते हुए पढ़ोगे तो आई एम डन श्योर कि आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो नाइट्रोजन फैमिली के जो कंसेप्ट है वो यही फिर से लगने वाले हैं। तो आप लोग थोड़ा सा नाइट्रोजन फैमिली के कंसेप्ट को रिवाइज करते हुए देन ये पढ़ो तो आपको 100% चैप्टर याद रहेगा, 100%। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट सेकंड का ग्रुप नंबर 16 का लेक्चर नंबर 9। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों यहां पर एनामलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। अब बात को एक और बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे आपके समझना, जैसे आपके ग्रुप होते हैं बच्चों, समझना यहां पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, और यहाँ पर एंटीमनी, और यहाँ पर ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम, और यहाँ पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो ये जो ग्रुप से ये जो आपके पीरियड 2 के एलिमेंट है वो कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी को शो करते हैं। इन सबसे कौन सी प्रॉपर्टी को शो करेंगे? डिफरेंट प्रॉपर्टी, मतलब थोड़ा अलग होगा प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं होगा कि इनसे सेम होगा। और इसी प्रॉपर्टी के इसी डिफरेंस को हम क्या नाम देते हैं बेटा? एनामलस बिहेवियर। देखो, तो तभी मैंने नाइट्रोजन फैमिली में भी नाइट्रोजन का लिखाया था। ठीक है, आप लोग समझ सकते हो एनामलस बिहेवियर, तभी मैंने आप लोगों को लिखाया था एनामलस बिहेवियर ऑफ, यहां पर हम बोलेंगे एलिमेंट। तो ग्रुप जो आपके पीरियड सेकंड होते हैं उसके जो कंपाउंड, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो थोड़े बहुत एनामलस बिहेवियर को दिखाते हैं। वो बहुत सारे हैं ऐसे, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन आपका O2 में पी बॉन्ड बनाता है, उसी तरीके से आपका नाइट्रोजन भी कौन सा बॉन्ड बनाता था? पी बॉन्ड। तो इसी तरीके से कुछ एनामलस बिहेवियर होते हैं। अब एनामलस बिहेवियर दिखाने का रीजन क्या है बेटा? इसका एनामलस बिहेवियर दिखाने का रीजन क्या है बच्चों? इसका हमको इसको जानना है, वही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमको इसको एनामलस बिहेवियर को जानना है। ठीक है, तो सबसे पहला इसका रीजन है रीजन फॉर शोइंग। ठीक है, रीजन फॉर एनामलस बिहेवियर। ठीक है, एनामलस बिहेवियर का रीजन क्या बच्चा हमारा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले है स्मॉल साइज होता है, बहुत बढ़िया स्मॉल साइज होगा। अब अपने पीरियोडिक टेबल में इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी बच्चों? लेस होगी। तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होगा। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होगा इसका, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस वजह से भी शो करेगा, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस वजह से भी शो करेगा। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या था नाइट्रोजन फैमिली में? आप लोग चेक कर सकते हो। तीसरा पॉइंट हमारा था एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। बात को ध्यान से समझना, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल कैसे? उस पॉइंट को मैं आपको समझा देता हूँ, काफी इजी है, उस पॉइंट को मैं आपको समझाता हूँ एनामलस बिहेवियर किस तरीके से शो करेगा। ठीक है, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल का मतलब क्या है बच्चों? समझना, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और सल्फर का आपका होता है 16 और ऑक्सीजन का आपका होता है 8, तो क्या होता है 1s2 2s2 2p6। ठीक है, रादर देन आगे इसका 2 का डी नहीं होता, तो इसमें वैकेंट ऑर्बिटल आपके डी ऑर्बिटल ही नहीं होते, तो यहां पर एब्सेंस तो होना ही है। यहां पर क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, 3p6 नहीं, सॉरी, यहां पर होगा 4 और यहां भी होगा 4। अब इसके पास 3 का डी होता है जो कि आपका एब्सेंस होता है, जो कि आपका क्या होता है बच्चों? एब्सेंस होता है। और एब्सेंस होने की वजह से ही यहाँ पर वैकेंट भी होता है। वैकेंट यहाँ पर एब्सेंस, यहाँ पर आपका डी ऑर्बिटल क्या होता है? एब्सेंस होता है, सॉरी
यहाँ पर आपका डी ऑर्बिटल एब्सेंस होता है और ये ऑर्बिटल आपका क्या होता है बच्चों, यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पर जैसे ही सल्फर से नीचे वाले एलिमेंट पे जाते हैं उस पे वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होना स्टार्ट हो जाता है। तभी हम इन सबको क्या बोलते हैं, इन सबको तभी हम कभी कभी बोलते हैं एक्सपांडेड ऑक्टेट रूल के कंपाउंड है। कौन से कंपाउंड है, एक्सपांडेड ऑक्टेट रूल वाले एलिमेंट है। इसको एक्सपांडेड ऑक्टेट रूल वाले एलिमेंट भी क्यों बोलते हैं बच्चों, इसी वजह से बोलते हैं, यही इसका सबसे बड़ा रीजन है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट आपको लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर हम अब आगे का देखते हैं कंसेप्ट बच्चों, आगे का कंसेप्ट देखते हैं। ये तो हो गया एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। और फोर्थ पॉइंट है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यही 4 रीजन है जिसकी वजह से आपका ऑक्सीजन एनोमलस बिहेवियर को दिखाता है। ये पूछ सकता है बच्चों एग्जाम में, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से और एज कंपेयर टू मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन सबको समझ सकते हैं। चलो अब हम आगे की ओर मूव करते हैं बच्चों, चैप्टर में आगे की ओर मूव करते हुए हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर केमिकल कंपाउंड ऑफ 6A ग्रुप। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर, केमिकल कंपाउंड्स ऑफ 6A ग्रुप के बारे में। तो देख लेते हैं केमिकल कंपाउंड्स ऑफ 6A ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एनामलस बिहेवियर को आपको ध्यान रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देख लेते हैं केमिकल कंपाउंड्स ऑफ 6A ग्रुप। ठीक है, हमको कौन कौन से पढ़ने, पहले मैं साइड में लिख दूंगा, फिर उस तरफ मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर हमको केमिकल कंपाउंड्स ऑफ 6A ग्रुप, केमिकल कंपाउंड्स ऑफ 6A ग्रुप भी बोल सकते हैं। मैंने ऑक्सीडेशन नंबर तो बता ही दिया था आप लोगों को 6A ग्रुप। सबसे पहले हमको इसमें क्या पढ़ना है, हमको इसमें पढ़ना है हाइड्राइड, हमको इसमें क्या पढ़ना है हाइड्राइड, फिर हमको क्या पढ़ना है ऑक्साइड, देन आफ्टर हमको क्या पढ़ना है बच्चों हैलाइड। ये तीन कंपाउंड्स के बारे में इसमें जानना है। तो अब हम एक एक करके जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक एक करके हम पॉइंट वाइज इसको समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हाइड्राइड। अब देखो यहां पर हाइड्राइड क्या होता है बच्चों, हाइड्राइड क्या होता है बच्चों समझना। यहां पर ये आपके किस टाइप के हाइड्राइड बनाएंगे, तो यहां पर समझना 6A ग्रुप कंपाउंड, 6A ग्रुप कंपाउंड, 6A ग्रुप कंपाउंड फॉर्म कौन से EH2 टाइप ऑफ हाइड्राइड, EH2 टाइप ऑफ हाइड्राइड। मतलब किस टाइप के हाइड्राइड बनाएंगे बच्चों, ये आपके EH2 टाइप के हाइड्राइड बनाएंगे। मतलब जो आपका 6A ग्रुप का कंपाउंड है वो आपका कैसा किस टाइप का हाइड्राइड बनाएगा बच्चों, EH2 टाइप का। जनरली आपका EH2 टाइप का ये हाइड्राइड बनाता है। बात क्लियर है, EH2 टाइप का। जहां पर E आपका क्या होगा, जनरली मैं आपको लिख देता हूं E प्लस हाइड्रोजन, ये आपका EH2 टाइप का हाइड्राइड बनाएगा। और यहां पर E क्या होगा, E आपका होगा बच्चों ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम जनरली। ठीक है, ये आपके होंगे। अब देखो जनरली हमको पोलोनियम के बारे में यहाँ पर स्टडी नहीं करनी होती है, हमको इन्हीं 4 के बारे में स्टडी करनी होती है। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हाइड्राइड, अगर आपका ऑक्सीजन बनाएगा तो ऑक्सीजन किस टाइप का बनाएगा, OH2। OH2 को हम क्या लिखते हैं जनरली, H2O। OH2 को हम क्या लिखते हैं, H2O लिखेंगे। OH2 को हम क्या लिखेंगे बच्चों, H2O। ये H2O टाइप हो जाएगा, यहाँ पर H2S टाइप का हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों H2SC टाइप का हो जाएगा, और यहाँ पर H2PE टाइप का। अब सबसे पहले इन सब के बारे में जानने से पहले हम इस कंपाउंड को फॉर्मेशन प्रिपरेशन मेथड देख लेते हैं इसका। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूं। प्रिपरेशन मेथड ऑफ हाइड्राइड, ठीक है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हाइड्राइड। तो देख लेते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइड को प्रिपेयर करने का मेथड, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हाइड्राइड। तो हाइड्राइड को हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे बच्चों, समझ लेते हैं ध्यान से। हाइड्राइड को प्रिपेयर करने का सिंपल तरीका क्या है, हमको जो मेटल ऑक्साइड रहे, अब आपको ध्यान दिलाऊंगा मैं, मेटल ऑक्साइड है, चाहे आपका मेटल सल्फाइड है, मेटल सल्फाइड है,
ठीक है, चाहे आपका मेटल सेलेनाइड रहे, क्या रहे, मेटल सेलेनाइड, मेटल सेलेनाइड। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि सर ये क्या है। अब मैंने आपको वो नाइट्रोजन फैमिली में बताया था कि नाइट्रोजन फैमिली में मैंने क्या बताया था बच्चों, थोड़ा सा नाइट्रोजन फैमिली पे मूव करते फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नाइट्रोजन फैमिली में मैंने क्या बोला था, मेटल नाइट्राइड, मेटल नाइट्राइड और मेटल फॉस्फाइड, मेटल फॉस्फाइड। ठीक है, जब भी आपके वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहां पर अमोनिया निकलता है, और जब भी यहां पर ये आपका वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या निकालेगा बच्चों, PH3। ये होता है नाइट्राइड, होता है N3 माइनस, और ये होता है P3 माइनस। ये मैंने आप लोगों को जनरली बताया था बच्चों। आप लोगों को ये चीज तो पता है कि मेटल नाइट्राइड जब भी वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो अमोनिया निकालेगा, और मेटल फॉस्फाइड जब भी आपका H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका क्या बनाएगा बच्चों, PH3। ये कंसेप्ट तो मैंने आपको पहले डील करवाया है। अब हम देख लेते हैं इसमें आगे का कंसेप्ट, इसमें आगे का कंसेप्ट को अब हम समझ लेते हैं, धीरे धीरे देख लेते हैं। अब देखो यहां पर भी आपको क्या है, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, इन सब की रिएक्शन अगर मैं किसके साथ करा दूं बच्चों, एसिड के साथ करा दूं। वहां पानी के साथ कराया था, यहां एसिड के साथ, एसिड, एसिड के साथ, एसिड के साथ, क्योंकि मेटल ऑक्साइड आपका, ध्यान से समझना, ऑक्साइड, सल्फाइड और सेलेनाइड एसिड के साथ आपका रिएक्शन करते हैं। एसिड के साथ रिएक्शन करवा दे, वहां मैंने किसके साथ कराया था बेटा, वाटर के साथ करवाया था। इस बात को ध्यान रहे, हाइड्राइड बनाने के लिए वहां मैंने वाटर के साथ कराया था, यहां मैंने एसिड के साथ करा रहा हूं। बात को ध्यान से समझना, जब मैंने एसिड के साथ रिएक्शन कराया, एसिड क्या होता है, विच कैन डोनेट, विच कैन डोनेट, विच कैन डोनेट H+ आयन, जो आपका H+ आयन रह सके। तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, मेटल बनेगा। यहां पर मेटल, मेटल आपका क्या बन जाएगा, मेटल, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और साथ में आपका क्या हो जाएगा बच्चों, अगर ऑक्साइड रहेगा तो H2O बनेगा, अगर सल्फाइड रहेगा तो H2S बनेगा, और अगर सेलेनाइड रहेगा तो H2AC बन जाएगा। इस टाइप का आपका कुछ कंपाउंड बन जाता है। ध्यान रहेगा, अगर ऑक्साइड रहेगा तो आपका क्या बनेगा, H2O, अगर सल्फाइड रहेगा तो आपका क्या बनेगा, H2S, और अगर सेलेनाइड रहेगा तो आपका क्या बनेगा, H2AC। तो इस टाइप का कुछ कंपाउंड आपका फॉर्म करता है। बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। चलो अब हम आगे की ओर मूव करते हैं। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल भी इसमें बता देता हूं, जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं बच्चों। इसका एक मैं एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूं यहाँ पर, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट और बिल्ड हो जाए। ठीक है, कंसेप्ट बिल्ड करना है ना हमको एक्चुअली में कंसेप्ट को बिल्ड करना है, और कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए हमको समझना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल में जैसे जनरल एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैंने लिया N2S, N2S की रिएक्शन अगर मैंने H2SO4 के साथ करवा दिया तो देखो ये क्या है, मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फाइड की रिएक्शन मैंने H2SO4 के साथ करवा दिया तो क्या होगा बच्चों, अब आपको पता है ऑक्साइड, मेटल सल्फाइड, मेटल सेलेनाइड, इन सब की रिएक्शन अगर मैंने एसिड के साथ करा दी तो एसिड अपना H+ इसको देगा, एसिड अपना H+ इसको देगा। नाउ आपका क्या बनेगा बच्चों, सल्फर को डालेगा तो यहां पर आपके H2S निकलेगा, H2S गैस निकलेगा। अब ये गैस क्यों होता है वो भी मैं आपको आगे की ओर बताने वाला हूं, बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से। इस चीज को ध्यान से समझो। और यहां पर क्या बन जाएगा आपका Na2SO4, ये बात क्लियर हुआ, Na2SO4 बन जाएगा। ठीक है, H2S गैस होगा, इसका जो स्मेल होगा वो काफी बैड स्मेल होगा, मतलब बैड स्मेल होता है, बैड फाउल स्मेल बोलेंगे, बैड एंड फाउल स्मेल होगा, फाउल स्मेल होगा बच्चों इसका। अभी जान लो, आगे तो मैं बताने वाला हूं बैड एंड फाउल स्मेल। जैसे जो एग होता है, ठीक है, एक हम बोल सकते हैं एक जब खराब होने के बाद जो स्मेल करता है वही स्मेल आपका H2S करता है, वही स्मेल आपका H2S करता है। मतलब ऐसा ध्यान रखना है, ये चीज आप लोग ध्यान रखो स्मेल के बारे में। अगर आपको जानना चाहे तो आप प्रैक्टिकल लैब में भी इसको समझ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूं। अगर आप जानना चाहोगे तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी ये चीज होती है, पॉसिबल है। ठीक है ना, अब हम चलते बच्चों, ये तो मैंने एग्जांपल बता दिया आपको। ठीक है, H2O का स्मेल तो आप जानते हो, H2O का स्मेल तो आप लोग अच्छे से जानते हो। चलो
यहां तक मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। अब हम बात करते हैं कि जो हाइड्राइड होते हैं उनके शेप और स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइड्राइड, अब हम समझते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइड्राइड। ये हाइड्राइड के स्ट्रक्चर कैसे होंगे। अब देखो जनरली पॉइंट बता रहा हूं, मैं जनरल पॉइंट बता रहा हूं। जैसे देखो मैं भी आप लोगों को जनरली पॉइंट ले रहा हूं, उस चीज को समझना। स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्राइड में जैसे हमारा किस टाइप का हाइड्राइड बनाता है बेटा, ये आपका EH2 टाइप का बनाता है हाइड्राइड, EH2 टाइप का हाइड्राइड बनाता है। जैसे H2O हो जाएगा, H2S हो जाएगा, H2Ase हो जाएगा, ये इस टाइप का हाइड्राइड बनाएगा। बात क्लियर है। अब EH2 कैसा होगा समझना, दो बॉन्ड बनेंगे और दो आपके क्या होंगे बच्चों, यहाँ पर लोन पेयर होंगे, दो लोन पेयर होंगे आपके। दो कितने होंगे बच्चों, आपके लोन पेयर होंगे। अब इस पॉइंट को आपको समझने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, सर ये दो लोन पेयर है, अब मैंने मान लिया बात। अब देखो यहां पर दो लोन पेयर कैसे होंगे बच्चों, इस तरीके से आपके दो लोन पेयर अरेंज होंगे। क्लियर हो गया आपको। अब ध्यान से समझना, दो लोन पेयर के साथ और ये, तो इसका जनरल हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है। जनरली हाइब्रिडाइजेशन हम क्या बोलेंगे इसको, जनरली हाइब्रिडाइजेशन हम क्या बोलेंगे बच्चों, आप लोग जानते हो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, SN नंबर मतलब LP प्लस BP। और लोन पेयर कितने बच्चों, इस पे दो हैं, दो लोन पेयर हुआ और दो बोन पेयर हुआ, टोटल कितना हो गया, चार हो गया। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन आपका कितना हो जाएगा बच्चों, sp3। अब जब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा तो इसकी ज्योमेट्री कितनी हो जाएगी बच्चों, ज्योमेट्री इसकी हो जाएगी बच्चों टेट्राहाइड्रल। मतलब आपके जो ज्योमेट्री में हम लोग किसको काउंट करते हैं बच्चों, लोन पेयर को भी काउंट करते हैं। ज्योमेट्री में हम लोग किसको काउंट करते हैं बच्चों, लोन पेयर को भी काउंट करते हैं। तो ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहाइड्रल। और इसका शेप क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोग समझ पा रहे होंगे, शेप इसका हो जाएगा शेप में हम केवल किसको कंसीडर करते हैं बच्चों, बोन पेयर को। शेप में केवल और केवल हम किसको कंसीडर कर रहे हैं बच्चों, हम लोग बोन पेयर को। जब हम शेप में बोन पेयर को कंसीडर कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर शेप क्या हो जाएगा बच्चों, आपका शेप यहाँ पर हो जाएगा आपका एंगुलर या फिर हम बोल सकते हैं वीवेंट, ये इसके शेप हो जाएंगे। शेप में केवल और केवल हमको किसको कंसीडर करना पड़ता है, बोन पेयर को। और ज्योमेट्री में लोन पेयर प्लस बोन पेयर दोनों को कंसीडर करना पड़ता है, इस बात को आप लोग ध्यान से फोकस करके समझो इस बात को आप लोग। चलो ये तो आप लोगों को आ गया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर जो आपका पॉइंट है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो क्या है बच्चों, मैं आपको बता देता हूं प्रॉब्लम इसमें। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको इजीली बता देता हूं। यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा बच्चों, जैसे मैंने H2O है, ठीक है, H2O है, H2S है और H2Ase है। सिमिलर पॉइंट मैंने वहां पर भी बताया था आपको, कहां पर, नाइट्रोजन फैमिली में। वही पॉइंट आप लोगों को समझना है। सिमिलर पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आप लोग कोशिश करोगे तो आप लोगों को आई एम डैम श्योर कि 100% समझ में आना तय है। देखो मैंने आपको बताया था यहां से यहां तक, चलो बात तो ठीक है। मैंने आपको बोला था चलो यहां तक सर H2O में तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, H2O में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये आपने बताया था सर, आपने बिल्कुल सही बताया था, ये तो मुझे ही पता है। NH3 में भी ऐसा ही बताया था। लेकिन यहां से यहां तक आपका क्या होता है, जनरली हम इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट नहीं करते। जनरली इसमें कौन सा लॉ लगता है बच्चों, ड्रैगो रूल। इसमें कौन सा रूल लगता है बच्चों, ड्रैगोस रूल। अब ड्रैगोस रूल हमारा क्या बोलता है बच्चों, ड्रैगोस रूल बोलता है ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेट, ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेट, ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। अब मुझे बताओ कि यहां पर मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि ड्रैगो रूल हमारा क्यों लगा। एक्चुअली इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री होता है। ध्यान से समझो, मैंने पहले भी बताया, पहले आपकी ज्योमेट्री आई, उसके बाद ही आपकी थियरी आई हाइब्रिडाइजेशन की, और हाइब्रिडाइजेशन की थियरी से ही आपकी कौन सी थियरी निकली बच्चों, ड्रैगोस रूल की। ड्रैगोस रूल की भी थियरी यहीं से आपकी निकली, इस बात को ध्यान से समझो। पहले ज्योमेट्री आया, ज्योमेट्री के बाद आपका हाइब्रिडाइजेशन आया। हाइब्रिडाइजेशन इज अ थियोरेटिकल कंसेप्ट
बट ज्योमेट्री आपको किसने बताई? VACPR ने बताई। किसने बताई? VACPR ने बताई। मतलब ज्योमेट्री आई। VACPR ने क्या बताया? ज्योमेट्री, जो कि आपका क्या था? प्रैक्टिकली कंसेप्ट था। कौन सा था बच्चों? प्रैक्टिकली कंसेप्ट था। और ये आपका कौन सा कंसेप्ट है बच्चों? थियोरेटिकली कंसेप्ट है। कौन सा है? थियोरेटिकली कंसेप्ट था। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी कई बार बताया। आप अगर इस पॉइंट को अगर एक दो बार ध्यान से समझोगे तो आप लोगों को, आई एम डेम श्योर कि 100% आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलो अब हम चलते बच्चों आगे की ओर। आगे की ओर देखते हैं बच्चों। ये चीज तो मैंने आपको बता दिया। तो यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा ड्रैगोस रूल। ड्रैगोस रूल में क्या होता है? ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में पार्टिसिपेट करते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है बच्चों? आपका sp3 ऑर्बिटल्स आपके पार्टिसिपेट करेंगे। यहां पर क्या करेंगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेट। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेट टू ईच अदर। ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। मतलब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ही आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन यहां पर कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? एटॉमिक ऑर्बिटल। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा, सर ये आप कभी कभी ड्रैगोस रूल बोलते हो, हम कैसे पता लगाए कि ड्रैगोस रूल कहां लगेगा? मैं आपको बताता हूं एक तरीका, समझना ध्यान से, कोशिश करना। ड्रैगोस रूल कहां लगेगा? विच कंटेंट मिनिमम 1 लॉन पेयर, मिनिमम 1 लॉन पेयर एंड 1 लॉन पेयर, मतलब एक लॉन पेयर मिनिमम कंटेन करना चाहिए। अब देखो pH3 के पास भी क्या है बच्चों? 1 लॉन पेयर है। यहाँ पर H2S के पास कितने लॉन पेयर होंगे? 2 लॉन पेयर होंगे। यहाँ पर भी लॉन पेयर आपके 2 होंगे, यहाँ पर भी 2 होंगे, यहाँ पर भी 2 होंगे। मिनिमम रिक्वायरमेंट तो 1 लॉन पेयर की, यहाँ पर 2 है तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हम लोग समझ पा रहे हैं कि लग सकता है। चलो इसके बाद एक और था इसमें रूल, इसमें एक और रूल में लिखा देता हूं कि आपके कौन से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15, 16, 17 कैन शो व्हाट? वही आपके शो करेंगे क्या? ड्रैगोस रूल। मतलब आपके कंटेंट कितने होने चाहिए? मिनिमम 1 लॉन पेयर कंटेंट होने चाहिए और थर्ड फोर्थ वही आपके शो करेंगे। आप चाहो तो इसको नाइट्रोजन फैमिली में एक बार अप्लाई करके ना, देखो ये आपका होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क, अप्लाई इन नाइट्रोजन फैमिली में अप्लाई करके रखो। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अभी मैं डाउट सेशन में आप लोगों से पूछूंगा ड्रैगोस रूल क्या होता है, ड्रैगोस रूल क्या होता है वो मैं आप लोगों से पक्का पूछूंगा। सो आप लोग इस चीज को तैयार रखो। ठीक है, मैं आपको डेली क्वेश्चन दूंगा कुछ ना कुछ, जो आप लोग अगर उस क्वेश्चन को तैयार करोगे ना लेक्चर के साथ, तो डैम श्योर कि आपके 100% मार्क्स आएंगे। इसमें कोई दो वाली बात नहीं है। ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे कि एक्चुअली अब देखो यहाँ पर ड्रैगोस रूल लगता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम चलते बच्चों यहाँ पर बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्राइड, क्या? बॉन्ड एंगल्स इन हाइड्राइड। तो बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16। तो बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो कैसे होगा बच्चों? समझने का प्रयास करना। बॉन्ड एंगल की अगर मैं बात करना चाहूंगा तो थोड़ा समझने का प्रयास करना। जैसे मेरे पास H2O है, मेरे पास H2SE है, मेरे पास H2SE है, H2Te है। अब मैं बोलूंगा कि बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, तो बॉन्ड एंगल की बहुत सारी थियरी है, मैं बहुत सारी थियरी से भी मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो बॉन्ड एंगल निकालने के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे आप लोगों को ध्यान नहीं होगा या फिर ध्यान होगा तो ठीक है, नहीं तो नोट डाल के लिख लो। क्या होता है बच्चों? बॉन्ड एंगल इज, सबसे पहले हम क्या देखते हैं बॉन्ड एंगल में? हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। मैंने नाइट्रोजन फैमिली में भी बताया था, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं? थोड़ा सोचो, थोड़ा इस बात पे फोकस करो कि उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं। बॉन्ड एंगल देखने के बाद हम जाएंगे सीधा नंबर ऑफ लोन पेयर देखने। ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर। तो बॉन्ड एंगल क्या होता है बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लोन पेयर।
नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है ना। नंबर ऑफ लोन पेयर आपका जितना कम होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा बच्चों, बॉन्ड एंगल होगा, और नंबर ऑफ लोन पेयर जितना ज्यादा होगा उतना आपका बॉन्ड एंगल कम होगा। ये तो हमको आया कहां से, BACPR से देख लिया मैंने। अब इसके बाद एक और आता है कंसेप्ट, इसके बाद बहुत सारे कंसेप्ट है, लेकिन आप इसी तरीके से इसी फ्लो में चलोगे तो 100% आपके मार्क्स आएंगे। फ्लो आपको यही रखना है, फ्लो आपको यही रखना है, फ्लो ऐसे ही होना चाहिए बच्चों। दिस इज द फ्लो टू कैलकुलेट द आंसर, आंसर को कैलकुलेट करने का ये आपका फ्लो है, इसको समझो। अब देखो बॉन्ड एंगल आपका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा आपका क्या होगा बच्चों, बॉन्ड एंगल होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, मतलब साइड एटम का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी, मतलब जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका साइड एटम होगा उतना कम आपका बॉन्ड एंगल होगा। चलो ठीक है, जहां पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और वो H2Te। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा तो मैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा बच्चों, ये मैंने बना दिया। थोड़ा सा समझने का प्रयास करना बच्चों, कोशिश करेंगे तो जीत हमेशा हम 100% होती है। मैं H2Te का नहीं बनाऊंगा, आप लोग इस पर भी देख सकते हो, थोड़ा सा आप लोग भी वर्कआउट करो। देखो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से इसका sp3 है, इसमें ड्रैगोज रूल है। हाइब्रिडाइजेशन छोड़ दो एक तरफ, अब देखो इधर बॉन्ड एंगल अगर मैं समझना चाहूं तो बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ पर 2 लोन पेयर है, यहाँ पर भी 2 लोन पेयर है। लोन पेयर तो मैं अच्छे से बना देता हूँ बच्चों, तो आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी आपका कितना लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, और यहाँ पर भी आपके कितने लोन पेयर है बेटा, 2 लोन पेयर है। यहाँ पर भी आपके कितने लोन पेयर है बेटा, 2 लोन पेयर है। अब यहाँ पर भी आपके 2 लोन पेयर है, और यहाँ पर भी आपके 2 लोन पेयर है, और यहाँ पर भी आपके 2 लोन पेयर है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर विल बी व्हाट, इक्वल। नंबर ऑफ लोन पेयर आपकी यहाँ पर क्या बच्चों, इक्वल है। चलो बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था कि डाउन टू द ग्रुप जाते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर से देखना चाहूं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, फिर सल्फर की, फिर सबसे कम आपके सेलेनियम की। और मैंने ये भी बताया था कि ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, मतलब पीरियोडिक टेबल में जो ऑक्सीजन है वो आपका सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस बात का ध्यान रहे। अब देखो यहाँ पर, अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कैसे मैंने एनालिसिस किया, मैंने इस रूल को कैसे निकाला वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा कोशिश करना समझने की। अब देखो इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन आपके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी ओर की तरफ खींचेगा। अब सल्फर और हाइड्रोजन में से सल्फर की ऑक्सीजन से कम है तो थोड़ा सा दूर रखेगा, अब यहाँ पर जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच। दिस इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, इसको मैंने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बोला। अब देखो यहाँ पर एकदम पास में इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो दूर भागेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, और यहाँ पर दूर है तो थोड़ा सा समझो बात को, इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा आपका उतना दूर नहीं जाएगा, उतना ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा, यहाँ ज्यादा रिपल्शन होगा। तो यही थियोरी मैंने ऐसे बताई है आप लोगों को। तो आप देख सकते हो आप बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, इसका। और इसमें आप ये भी लगा सकते हो ड्रैगोज रूल। तो ड्रैगोज रूल की वजह से भी इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, ड्रैगोज रूल की वजह से भी इसका बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री चला जाता है। ये बात भी मैंने आप लोगों को बताई है, काफी सिंपल कंसेप्ट है। एक बार आप नाइट्रोजन फैमिली के साथ कंपेयर करके आप लोग पढ़ना है इसको, ठीक है। बॉन्ड एंगल के बाद हम इसमें क्या पढ़ेंगे बच्चों, बॉन्ड एंगल के बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे इसमें इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो वोलेटाइल नेचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। डायरेक्टली मैं इसको बोलूंगा वोलेटिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। तो मैं वोलेटिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स के बारे में समझता हूं, ठीक है, समझते हैं हम लोग वोलेटिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स। तो देख लेते हैं एक करके। अगर मैं बात करूं वोलेटाइल नेचर मतलब क्या होता है बच्चों, वोलेटाइल मतलब क्या होता है,
विच कैन कन्वर्ट इनटू वेपर फेस, मतलब जो आपका वेपराइज हो सके, दैट इज कॉल्ड वोलेटाइल कंपाउंड। मतलब वोलेटाइल कंपाउंड का डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे, वोलेटाइल क्या होता है बच्चों, विच कैन वेपराइज, विच कैन वेपराइज, ठीक है, वेपराइज। अब देखो वोलेटाइल नेचर किसका ज्यादा होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बात को ध्यान से समझना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है, मतलब उसकी वोलेटिलिटी, मतलब वो जल्दी से जल्दी मतलब वेपर में बन जाएगा। अगर किसी का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है तो वो क्या उतना जल्दी वेपर होगा, नहीं होगा। अब वेपराइज होने के लिए मतलब वोलेटिलिटी नेचर तो आपको समझ में आ गया, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, वोलेटिलिटी नेचर आपको समझ में आ गई है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो उस बात को छोड़ के हम आगे की बात पर चलते हैं, आगे के मुद्दे वाली बात पर चलते हैं। वोलेटिलिटी नेचर तो आपको समझ में आ गया, विच कैन वेपराइज। अब मुझे ये बताओ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट आपके बॉइलिंग पॉइंट अगर बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होगा बच्चों, वोलेटिलिटी नेचर आपका कम होगा। अब मैं डायरेक्टली एक रिलेशनशिप बता देता हूं आपको। वोलेटिलिटी नेचर, वोलेटाइल नेचर आपका क्या होता है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा उसकी वोलेटिलिटी नेचर, उसकी मतलब वोलेटिलिटी उतनी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा आपका वोलेटिलिटी नेचर दिखाएगा वो, ठीक है। इसके बाद जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब कोई भी चीज आपका बॉइल होगा, वो बॉइल कब होगा, जब उसके बीच इंटरेक्शन कम हो जाएगा। मतलब गैस में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल आपके दूर दूर, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, बहुत दूर दूर होते हैं आपके मॉलिक्यूल गैस में। अब मॉलिक्यूल आपके अगर गैस में बहुत दूर दूर हुए तो इसका मतलब उसके बीच जो इंटरेक्शन फोर्स है वो बहुत, मतलब अगर मैंने बोला कोई आपका 60 डिग्री टेम्परेचर पे, कोई आपका 60 डिग्री टेम्परेचर पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कोई आपका 80 डिग्री टेम्परेचर पे ब्रेक हो रहा है, तो इसका मतलब उसके बीच में वो क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन फोर्स काफी वीक है, काफी वीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट आपके किसके ऊपर डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, जिसका इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा होगा, इंटरेक्शन फोर्स। और इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल, हम दो ही इंटरेक्शन फोर्स देख सकते हैं हम मॉलिक्यूल के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में दो ही टाइप के देख सकते हैं। एक हम देखते हैं बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसा ही नाइट्रोजन फैमिली का ही है। एक हम देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक हम देख सकते हैं वंडरवॉल बॉन्डिंग। क्या बोल सकते हैं, वंडरवॉल बॉन्डिंग। अब समझो वंडरवॉल बॉन्डिंग। अब जनरली आप लोगों को ये चीज तो पता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा, फॉर्म, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इस चीज से आपको क्या समझ में आया, H2O कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। H2O आपका क्या बना सकता है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। सो इंटरेक्शन बिटवीन H2O मॉलिक्यूल इज सो हाई। सो बॉइलिंग पॉइंट, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर यहां पर H2O, और ध्यान से समझना, एंड एक और पॉइंट वंडरवॉल। वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स आपका किसमें ज्यादा होता है, वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट, आपके मॉलिक्यूलर वेट के ज्यादा होगा। तो अब बात को ध्यान से समझना, अगर मैं देखना चाहूं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकाला है, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर में निकाल देता हूं। देखो बॉइलिंग पॉइंट किसमें सबसे ज्यादा होगी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा H2O का। यहां पर H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। फिर किसका होगा, अब देखो मॉलिक्यूलर वेट H2S की ज्यादा होगी या H2S के बाद H2SC की ज्यादा होगी कि H2T की ज्यादा होगी। अब देखो डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो अपने आप मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ेगा। समझना बात को ध्यान से, H2S, H2SC एंड H2T। अगर मैं बोलूं यहाँ पर HH तो कॉमन है, अब दोनों में इन तीनों में किसका मॉलिक्यूलर वेट आपका ज्यादा है, H2T का। तो इसके बाद क्या जाएगा बच्चों, H2T, उसके बाद क्या जाएगा H2SC, उसके बाद क्या जाएगा आपका H2S। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, उस बात को समझने की कोशिश करना, प्रयास करना। यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट देखा वो हमने किससे देखा बच्चों, मॉलिक्यूलर मास से। किससे देखा बच्चों हमने, मॉलिक्यूलर मास से। लेकिन यहां पर क्या देखा बच्चों हमने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मैं बात करूं अब वोलेटाइल नेचर, तो वोलेटाइल नेचर किसका ज्यादा होगा,
वोलेटाइल नेचर किसका ज्यादा होगा बच्चों, आप लोग समझ सकते हो। वोलेटाइल नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा उसका वोलेटाइल नेचर उतना ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा वोलेटाइल कौन होता है, H2S, H2S के बाद आपका H2SE, H2SE के बाद H2T, H2T के बाद कौन आ जाएगा बच्चों आपका H2O। अब इस पॉइंट को समझना, H2SE का वोलेटाइल नेचर आपका बहुत ज्यादा होता है। H2SE का आपका वोलेटाइल नेचर क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा होता है। मतलब ये सिंपली आपको कौन से फॉर्म में मिलेगा बच्चों, आपके गैस के फॉर्म में मिलेगा। ये आपको गैस के फॉर्म में मिलेगा, वेपर के फॉर्म में जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा उतना ज्यादा वेपर के फॉर्म में मिलेगा। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। और मेल्टिंग पॉइंट का भी ऑर्डर कुछ ऐसा ही रहेगा, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का भी ऑर्डर आपका कुछ ऐसा ही रहेगा। ये चीजें आप लोग ध्यान रखो, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट यहां पर लिख लो। वैसे तो वोलेटाइल नेचर आपकी जनरली बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी हम ऐसे ही समझ सकते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट भी हम इसी कंसेप्ट से चलते हैं। बात क्लियर है, वोलेटाइल नेचर आप लोगों को आ गया होगा हाइड्राइड्स का। अब हम देखते हैं हाइड्राइड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ, तो सबसे पहले एक बात आप लोग एसिडिक स्ट्रेंथ से आपके माइंड में एक चीज स्ट्राइक की होगी, एसिड क्या होता है। सबसे पहले उस चीज को समझो, एसिड क्या होता है, विच कैन डोनेट H+ इजिली। एसिड क्या होता है बच्चों, अच्छा एसिड कौन होगा, अच्छे एसिड के बारे में जानो कि अच्छा एसिड आपका कौन होगा, विच कैन डोनेट H+ इजिली। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड में हम क्या समझेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड। अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड, अब हाइड्राइड का वो एसिडिक स्ट्रेंथ समझ लेते हैं ग्रुप 16 का। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ आपका ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब समझो विच कैन डोनेट H+ इजिली। एसिडिक स्ट्रेंथ उसी का ज्यादा होगा जो विच कैन डोनेट H+ आयन इजिली। जो जितना आसानी से H+ आयन देगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। तो हम सीधा बोल सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वो इज ऑफ रिमूवल ऑफ H+ आयन। तो क्या बोलते हैं, इज ऑफ रिमूवल ऑफ H+ आयन, मतलब आपके H+ आयन के रिमूवल के लिए काम होता है। इज ऑफ रिमूवल ऑफ H+ आयन, मतलब H+ आयन जितना इजिली देगा उतना ज्यादा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। बात क्लियर है। अब H+ आयन क्यों देगा, देखो यहां पर इफ इन कंपाउंड में मैंने बोला H2O, H2S और H2SE। मैंने आपको ऑर्गेनिक में भी पढ़ाया था, डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज H+ रिमूव करने के बाद क्या आता है बच्चों, H+। मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ में पढ़ाया था, उसको थोड़ा फोकस करके समझो। एक बार आप ऑर्गेनिक में उस कंसेप्ट को देखो, डाउन टू द ग्रुप जाते तो H आयन रिमूव करने के बाद क्या बनता है बच्चों, आपका रिमूव करने के बाद नेगेटिव चार्ज बनता है, जो कि आपका क्या होता है बच्चों, खुद में कॉन्जुगेट बेस। क्या होता है, खुद में कॉन्जुगेट बेस होता है। अब ये नेगेटिव चार्ज को रिमूव करने के बाद जो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज आपके बड़े एरिया में बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हैं हम उसको, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मतलब नेगेटिव चार्ज मतलब साइज ज्यादा होती है, डाउन टू द ग्रुप जाते हैं साइज बढ़ता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस मोर इजीली। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव चार्ज will be more easily होगा। इसका मतलब आपका एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, इसका मतलब आपका क्या बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। ऐसा भी हम लोग समझ सकते हैं, या फिर ऐसा भी मैं आपको दूसरी इसकी थियरी भी मैं आपको दूंगा, लेकिन ये तो आपको नोट डाल कर ध्यान रखो, ऐसे भी आप लोग समझ सकते हो। तो आप समझो, मैं दोनों तरीके से बताता हूं। अगर मैंने इसमें से H+ निकाला तो यहां पर क्या बन जाएगा, O-, यहां पर क्या बन जाएगा SH-, यहां पर क्या बन जाएगा H2SE-, HSE-। अब देखो नेगेटिव चार्ज कहां ज्यादा अच्छा होगा, नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जिसका साइज बड़ा होगा उस पर अच्छा होगा, और वही ज्यादा एसिडिक होगा। तो आप समझ सकते हो कौन ज्यादा एसिडिक होगा बच्चों, आपका एसिडिक होगा ये वाला। नहीं तो हम इसको ऐसे भी एक्सप्लेनेशन, ये आपका एक्सप्लेनेशन 1 हो गया,
ठीक है, एक्सप्लेनेशन 1। इसका एक और एक्सप्लेनेशन में दे सकता है, एक्सप्लेनेशन 2, कि अगर मैं बोलूं यहां पर OH बॉन्ड के बीच बॉन्ड है, यहां पर SH बॉन्ड है, यहां पर HSE बॉन्ड है। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपका बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली बॉन्ड लेंथ इक्वल टू RA प्लस RB, मतलब एक एटम प्लस दूसरा एटम माइनस 0.09, दैट इज कॉल्ड शोमेकर फॉर्मूला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब समझो इधर, अगर जितना ज्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका माइनस वैल्यू बढ़ेगी, मतलब बॉन्ड लेंथ कम होगा। मतलब सीधा बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ने से आपका क्या होता है बच्चों, बॉन्ड लेंथ कम होता है। जितना कम आपका बॉन्ड लेंथ होगा उतना ज्यादा बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, या फिर इसी को बोल सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब देखो समझना, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आप जानते हो, ऑक्सीजन का इसका होता है 2.1, इसका होता है 3, सबसे सेकंड वो हाईएस्ट है तो इसका होता है 3.5, यहाँ पर 2.1 तो इसका 2.6, यहाँ पर 2.1 तो इसका आपका होगा 2.4 के आसपास इसका होता है बच्चों, ये चीज ध्यान रखो। अब बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ ज्यादा है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ ज्यादा होगा तो इसका बॉन्ड की क्या होगा, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। जब इसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, इसका सबसे बड़ा होगा, तो छोटे बॉन्ड लेंथ में से H को रिमूव करना मेरे लिए क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा। H को रिमूव करना मेरे लिए क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा। और यहां से मैं जो H को निकालूंगा, यहां से मैं इजीली H को निकाल सकता हूं, यहां से मैं इजीली H को निकाल सकता हूं। तो यहां से इजीली डोनेट कर रहा है, और मैंने आपको बताया था विच कैन डोनेट H+N इजीली, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मोर एसिडिक कंपाउंड। सो दैट्स व्हाई यहां पर आपका कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, H2 होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, देन आफ्टर H2S की, देन आफ्टर H2SE की, सॉरी गलत कर दिया, नीचे होगा, ठीक है, ये वाला होगा, ठीक है। तो ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है जो आपको ध्यान रखना है कि किसका ऑर्डर है बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ठीक है। ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है जो आपको ध्यान रखना है। चलो हमने एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर ली, अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर, तो यहां पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात कर लेते, तो कौन इजीली रिड्यूस होगा, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसमें सबसे ज्यादा रिड्यूस होने की एबिलिटी है, तो मैं आपको बताता हूं यहां पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। अब देखो रिड्यूसिंग, रिडक्शन वर्ड का मतलब समझो, कॉमन देखो हम लोग क्या करते हैं केमिस्ट्री में, बड़े बड़े हाइपोथेसिस पढ़ लेते हैं, फिर हमको समझ में नहीं आता। रिडक्शन का मतलब समझो, रिडक्शन क्या होता है बच्चों, रिडक्शन आपका क्या होता है, जो आपका H+ जब आपके रिएक्शन में से H+ का रिमूवल होगा तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो रिडक्शन वर्ड का मतलब ये आपका क्या होता है बच्चों, रिमूवल ऑफ H+, ये बहुत ही पुरानी ओल्ड थ्योरी है, रिमूवल ऑफ H का रिमूव। अब बताओ, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि H का रिमूवल कौन इजीली करेगा, H2S करेगा, ऑब्वियसली बात है, मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया, H2SE करेगा, देन आफ्टर कौन करेगा, H2, इसके आगे H2T, सिमिलर कंसेप्ट के साथ लगा दो, फिर इसके बाद H2S, फिर इसके बाद H2O। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर भी किसके पास होगी, H2TE के पास, देन आफ्टर H2SE के पास, देन आफ्टर H2S के पास, देन आफ्टर H2O के पास। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक और कंसेप्ट, थर्मल स्टेबिलिटी, तो थर्मल स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, समझना बात को, जिसकी बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। बात को ध्यान से समझना, जिसकी बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसकी थर्मल एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। तो आप लोगों को बताया था मैंने थर्मल एनर्जी के बारे में, थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे बच्चों, थर्मल स्टेबिलिटी, तो थर्मल स्टेबिलिटी कौन होगा, आप समझना बात को, जिसकी बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ज्यादा टेम्परेचर पे आपका बॉन्ड तोड़ पाएगा। तो यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी आपकी किसकी सबसे ज्यादा है, H2O की, क्योंकि H2O का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो ज्यादा होता है, H2O में जो वो OH बॉन्ड होता है वो ज्यादा होता है। फिर से मैं आपको समझाता हूँ, देखेंगे ध्यान से देखेंगे,
देखो यहाँ पर H2TE, देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली में OH बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, OH बॉन्ड स्ट्रेंथ सो हाई, और यहाँ पर OH, यहाँ पर HT बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज सोलो एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, क्यों लो होता है बच्चों, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, बिकॉज HT हैज हाई बॉन्ड लेंथ, और इसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है बच्चों, बहुत कम होता है। इसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ आपका क्या होता है बच्चों, लो होता है। और बॉन्ड लेंथ लो होने का रीजन तुम लोग जानते हो, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और यहाँ पर भी बॉन्ड लेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप लोगों को आप समझ में आ गया होगा थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट्स के बारे में। एक बार आप मतलब वो 15 एलिमेंट्स के हाइड्रेट्स को समझिए, तो आपको ये कंसेप्ट भी बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। काफी इजी है, काफी सिंपल है। ठीक है, एक बार आप लोग कोशिश करिए, आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। नाउ अब मैं आपको बता देता हूँ सम स्पेशल हाइड्रेट्स, मतलब कुछ स्पेशल हाइड्रेट्स भी होते हैं बच्चों इसके, मतलब ग्रुप 16 एलिमेंट्स के कुछ स्पेशल हाइड्रेट्स भी होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं बच्चों में वो आपको बताता हूँ, कौन कौन से होते हैं वो मैं आप लोगों को अच्छे से बताता हूँ। सम स्पेशल हाइड्रेट्स ऑफ ग्रुप 16, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर some special hydrates of ग्रुप 16। अब आप लोगों ने नाम तो सुना होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो देखो यहां पर ये आपका H2O2 भी होता है फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट आपका H2O2 होता है। H2O2 की तरह ही आपका क्या बनता है बच्चों, आपका H2SE। H2O2 की तरह ही आपका क्या बनता है, H2S2। और इसी तरीके से आपका और भी बन सकता है, यहां पर बन सकता है H2S3। देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, HOOH, यहां पर पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, यहां पर HSSH, और यहां पर एक्चुअली ये वाला आप दो समझ लो। अब ये क्या होते हैं, जनरली ये सारे के सारे क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल। जनरली ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, हाईली अनस्टेबल। जनरली this type of hydrates are highly unstable। दिस टाइप के हाइड्रेट्स आपके क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। जब इस टाइप के हाइड्रेट अगर आपके हाईली अनस्टेबल होंगे, इसको सही से लिख देता हूं, हाईली अनस्टेबल होंगे, इस टाइप के हाइड्रेट्स आपके क्या होंगे बच्चों, हाईली अनस्टेबल होंगे। जब इस टाइप के हाइड्रेट्स अगर आपके हाईली अनस्टेबल होंगे, तो इसका मीनिंग आपको क्या समझ में आ रहा है, मीनिंग समझो, मोटिव समझो। एक्चुअली ये क्या होगा, इट विल बी डिकम्पोज फास्टली, या उतना ही जल्दी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, फास्टली डिकम्पोज होगा, मतलब टूट जाएगा। मतलब H2O2 अगर कोई भी कंपाउंड आपका प्रोडक्ट कब बनाता है, क्योंकि वो आपका अनस्टेबल होता है। यही तो सबसे बड़ा रीजन है थर्मोडायनेमिक्स। यहां पर H2O2 ने सन लिया, तो यहां पर H2O और हाफ O2 में टूट जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहां पर H2S2 की, तो H2S2 भी क्या होगा, H2O में टूट जाए, H2S में टूट जाएगा, और यहाँ पर सल्फर का कुछ कंपाउंड बना लेगा। इस टाइप से आपका ये यहाँ पर टूटता है, यहाँ पर 1/4 आ जाएगा, एसेट में बनेगा। तो इस तरीके से आप इस बात को समझ सकते हो, यहाँ पर इस तरीके से आप इस बात को समझ सकते हो, इट कैन बी डिकम्पोज फर्दर, ये आपका आगे भी डिकम्पोज आपका हो सकता है। तो ये तो था हमारे हाइड्रेट्स के बारे में। अभी हम चैप्टर जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे, वैसे वैसे हमको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलने वाली है। सो कंटिन्यू रहना है। एक भी दिन अगर आपने गैप किया, लेक्चर कंटिन्यू, देखो मैंने जो लेक्चर बनाया वो एक ऐसा सीक्वेंस है, वैसा सीक्वेंस कहीं नहीं है बेटा। इसीलिए आप इसी सीक्वेंस को ज्यादा फोकस करो,
ठीक है, सीक्वेंस में मैंने बताया। एक्चुअली में यहां पर एक्चुअली क्या हुआ वो भी पॉइंट में आपको बता देता हूं। एक्चुअली यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो रिएक्शंस हुई, अब देखो अनस्टेबल है तो यहां पर रिएक्शन कैसे हुई, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कौन सी हुई, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यहां पर आपको डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हुई, मतलब डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ये भी एक टाइप का क्या बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, ये भी एक टाइप का आपका क्या बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन है। अब देखो यहां पर ऑक्सीजन का कितना है, -1, बट यहां पर ऑक्सीजन कितना है, -2 में, और यहां 0 में। देखो इसी का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ, और इसी का क्या हुआ, रिडक्शन भी हुआ। यहां पर -1 है, यहां पर क्या हुआ, 0 में गया, और यहीं पर क्या हुआ, आपका -2 में गया। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन एक्चुअली में होता क्या है, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो जाए और एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी हो जाए, तो वो उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था, मैं आपको बता देता हूं, P4NaOH में क्या होता था, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये भी एक टाइप का। तो यहां पर बनता था PH3 और NaH2PO2। ये आपके फॉस्फेट के प्रिपरेशन मेथड में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक और मैंने बताया था यहां पर नाइट्रोजन फैमिली में HNO2 क्या था, यहां पर बीच वाला ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो ये आपका डिसप्रपोर्शनेट होगा। HNO3 में वो HNO3 में NO2 की बात कर, हाँ HNO2, हाँ NO3 में और NO में ये आपका डिसप्रपोर्शनेट भी हो जाता है। तो ये डिसप्रपोर्शनेशन के थोड़े एग्जांपल है, आप थोड़ा सा नाइट्रोजन फैमिली को साथ में लेके पढ़ोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलो इतना तो आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर कि यहां तो हाइड्रेट्स तो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया, हाइड्रेट्स तो मैंने आप लोगों को कंप्लीट बता दिया। अब मैं आप लोगों को चलता हूं यहां पर किसके बारे में बच्चों, ऑक्साइड्स के बारे में। किसके बारे में, ऑक्साइड्स के बारे में। बेटा मैं एक लेक्चर जब 1 मिनट ट्रिक्स वाले लेक्चर तभी बनाऊंगा जब आपको पूरे कंपाउंड्स के नॉलेज हो जाएगा। जब तक आपको कंपाउंड्स का नॉलेज नहीं हो, आपके कौन कौन से कंपाउंड है, कैसे कैसे नहीं है, तब तक मैं आपको रिएक्शन वाले लेक्चर नहीं बना सकता। थोड़ा सा पहले आप कोशिश करो समझने की। अगर आपने 100%, अगर सभी बच्चों ने मुझे बोला कि हाँ मुझे समझ में आ गया है, देन आफ्टर मैं आपको एक में लेक्चर बनाऊंगा, कम से कम 3 या 4 लेक्चर बनाऊंगा, ट्रिक टू मेमोराइज एनी रिएक्शन। ट्रिक टू मेमोराइज एनी रिएक्शन मतलब किसी भी रिएक्शन को मेमोराइज करने का ट्रिक का मैं एक लेक्चर बनाऊंगा बस। लेकिन आप पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को याद कर लीजिए। अगर आपने बेसिक कंसेप्ट याद नहीं किए तो आप कैसे मतलब मेमोराइज कर सकते हो। तो मेमोराइज करने के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट और जो जो कंपाउंड है वो सब याद होने चाहिए, ऑक्सी एसिड याद होने चाहिए। ये सब अगर आपको याद रहेंगे तो मैं आपको ट्रिक बता सकता हूँ। अगर ये सब अगर आपको याद नहीं रहे तो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा तो आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू प्रिपेयर दिस कांसेप्ट फर्स्ट, देन आफ्टर वी विल मूव टू द ट्रिक्स। ठीक है, ट्रिक्स मेरे पास बहुत सारी है, आपको एक एक रिएक्शन याद हो जाएगी। पहले आप एक बार पढ़ो, ध्यान से फोकस करके पढ़ो। जब मैं ट्रिक बताऊंगा तो आपको ध्यान आना चाहिए कि मैंने कहां लिखवाया था, मैंने इस रिएक्शन को कहां बताई थी, मैंने उस रिएक्शन को कहां बताई थी, ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रेट्स तो मैंने आप लोगों को बता दिया, हाइड्रेट्स कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं बच्चों ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड देख लेते हैं, इस फैमिली के हम लोग इस फैमिली के ऑक्साइड्स के बारे में जान लेते हैं, काफी इजीली है। देखो ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 16। तो ग्रुप 16 के ऑक्साइड्स के बारे में जान लेते हैं। ऑक्सीजन ही जो ऑक्साइड बनाता है तो ऑक्सीजन नहीं बनाता है। ये ग्रुप वाले कंपाउंड आपके मेनली तो मेनली 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड is formed by group 16। 2 टाइप के मेनली आपके ऑक्साइड बनते हैं। मेनली तो आपके बहुत सारे बन सकते हैं ऑक्साइड तो आपके बहुत सारे बन सकते हैं। मेनली कितने टाइप के बनेंगे, 2 टाइप के। मैं आपको बता देता हूं। एक बनेगा आपका EO2 टाइप का ऑक्साइड, एक आपका कौन सा बनेगा EO2, एक आपका कौन सा बनेगा EO3 टाइप का ऑक्साइड। 2 टाइप के ऑक्साइड बनाता है बच्चों आपका मेनली, 1 EO2 और सेकंड आपका EO3। अब सबसे पहले हम समझते हैं EO2 टाइप के ऑक्साइड्स के बारे में। अब देखो EO2 टाइप का ऑक्साइड
क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताता हूं एक एक करके। EO2, यहां पर E कौन है, यहां पर इन दोनों में आपका E कौन है उसको समझना है। E आपका है बच्चों ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन नहीं, सल्फर, सेलेनियम और टेलोरियम। कौन कौन है, सल्फर, सेलेनियम और टेलोरियम, ये आपका यहां पर E है। इस पॉइंट्स को आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब EO2 टाइप का ऑक्साइड, तो EO2 टाइप का ऑक्साइड कैसे होगा बच्चों, देखो EO2 में सबसे पहली लाइन, SO2 इज अ मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड, SO2 इज मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड, ये आपका मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड है। पहली लाइन आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों, काफी इजी है। मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड है आपका EO2, ठीक है। विच इज फॉर्म बाय, अब मैं इसके बारे में लिखा देता हूं, विच इज फॉर्म बाय डायरेक्ट कंबंशन रिएक्शन ऑफ एसिड विद O2। अब बात समझेंगे, अगर मैंने एसिड की रिएक्शन O2 के साथ करवा दी तो डायरेक्टली आपका क्या बन जाता है, SO2। डायरेक्टली आपका क्या बन जाता है, SO2। ये तो पहला पार्ट था ये इसका, जो आपका जनरली ऐसे देखा गया है बनाते वक्त। लेकिन एसिड का O2 के साथ रिएक्शन बैलेंस करना आपका काम है, रिएक्शन बैलेंस करना आपका काम है बच्चों। ये यहाँ पर आप लोगों को रिएक्शन खुद से बैलेंस करनी है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर बता देता हूं, इसका अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो यहां पर कौन सा वाला है, +4 वाला है। यहां पर कौन सा वाला है, +4 वाला। तो इसके साथ जुड़ के आपका +4 वाला ऑक्सी एसिड बनाएगा, तो H2SO3 बनाएगा। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। ये एक तरीका ध्यान रखो। हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं इस फिनोमिना को, क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस। वाटर के साथ जुड़ना मतलब हाइड्रोलाइसिस होना। तो समझना यहाँ पर SO2 को जब भी मैं H2O के साथ रिएक्शन कराता हूं तो क्या बनता है, H2SO3, मतलब यहाँ पर क्या होता है, सल्फ्यूरस एसिड बनेगा। इस बात को आप लोग पॉइंट को अपने माइंड में सेट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पर SO2 आपका क्या होता है बच्चों, एसिडिक इन कैरेक्टर। SO2 आपका क्या होता है बच्चों, एसिडिक इन कैरेक्टर। ये आपका SO2 इज एसिडिक इन कैरेक्टर। अब एसिडिक क्यों होता है बच्चों, जैसे ही मैंने इसका, अगर मैं किसी भी नॉन मेटल और मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन अगर मैं H2O के साथ कराता हूं, अगर मुझे बेस मिलता है तो वो बेसिक होता है, अगर वो वहां से मुझे एसिड मिलता है तो वो एसिडिक होता है। अब देखो यहां पर अगर मैंने SO2 की रिएक्शन H2O के साथ करा दी तो मुझे क्या मिला, H2SO3, और H2SO3 क्या है बच्चों, एक एसिड है। तो इसीलिए ये भी आपका क्या हो गया बच्चों, एसिडिक हो गया। इसीलिए ये भी आपका क्या हो गया, एसिडिक हो गया। इस पॉइंट को समझो आप लोग, समझो। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर देखो, एक्चुअली इसको हम क्या बोलेंगे, ये कंसेप्ट मैं आप लोगों को लूंगा, फिर भी अभी समझो कि अगर मैंने इसको मैंने वाटर के साथ रिएक्शन कराया, देखो यहीं से समझाता हूं, इसको मैंने वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो इसको बोल सकते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ SO2, मतलब पानी के साथ है, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ SO2, और इसको क्या बोल सकते हैं, एनहाइड्रस SO2। क्या बोल सकते हैं इसको, एनहाइड्रस SO2। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम जो ये आपका SO2 होता है वो आपका एनहाइड्रस फॉर्म होता है, और ये H2SO3 आपका हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ SO2 होता है। चलो एक इसका एग्जांपल लेते हैं। ये आपका मेनली ये आपका जेईई में पूछता है, जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका N2O5 है, जिससे आपका क्या है बच्चों, आपका N2O5 है। N2O5 का अगर मैंने हाइड्रोलाइसिस कराया, H2O के साथ रिएक्शन कराया, बात को ध्यान से समझना, यहाँ पर +5 है, तो यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का आपको क्या बनाएगा, यहाँ पर क्या बनाएगा, ऑक्सी एसिड। तो इसी तरीके से यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन नंबर का ही ऑक्सी एसिड बनाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या बनाएगा, H2O के साथ जब आपका N2O5 रिएक्शन करेगा तो +5 वाला कौन सा होता है बच्चों, इसका +5 वाला आपका होता है बच्चों HNO3। अब हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, बात को ध्यान से समझो।
HNO3 को हम अब क्या बोलेंगे बच्चों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो HNO3 को हम बोलेंगे बच्चों यहां पर हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ N2O5। और इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस ऑफ HNO3। इसको क्या बोलेंगे, HNO3 का एनहाइड्रस फॉर्म है। सिमिलरली यहां पर SO2 हटा के आप लोग लिख लो बच्चों यहां पर H2SO3, मतलब ये H2SO3 का एनहाइड्रस है। तो ये इस तरीके से हमारा SO2 होता है। अब हम जरा इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जान लेते हैं। स्ट्रक्चर्स इसका कैसा होगा बच्चों, स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं आपको बताता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ SO2, ठीक है, SO2 टाइप का। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं इसमें स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चों। इसका स्ट्रक्चर ऑफ SO2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ SO2 देखो, SO2 का स्ट्रक्चर मैं जनरली बना रहा हूं, आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ऐसा होता है, ये एक लोन पेयर, ये दो। अब देखो तुम्हें अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा तो हाइब्रिडाइजेशन आप लोग कैसे निकालोगे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन निकालो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने का टेक्निक क्या होगा बच्चों। इसका यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकालने का टेक्निक क्या होगा समझना बच्चों। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है। अब यहाँ पर कितने बॉन्ड पेयर है, देखो डबल बॉन्ड को एक बॉन्ड पेयर मानेंगे और एक लोन पेयर, डबल बॉन्ड को एक बॉन्ड पेयर मानेंगे तो कितने बॉन्ड पेयर हुए बच्चों, यहाँ पर 2 और एक लोन पेयर हुआ। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, टोटल कितना होगा 3 स्टेरिक नंबर है। इसका मतलब इसके अंदर कौन सा हाइब्रिड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब यह ध्यान रखना है यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए कितने sp ऑर्बिटल काम में आए। मैं तुमको एक पॉइंट वाली बात बताना चाह रहा हूं, समझना है। यहाँ पर ये जो सिग्मा बॉन्ड बना होगा वो भी आपका sp2 से बना होगा, ठीक है। ये जो सिग्मा बॉन्ड बना होगा वो भी आपका किससे बना होगा, sp2 हाइब्रिड से। और ये यहाँ पर जो लोन पेयर होगा वो भी आपका sp2 में होगा। तो देखो जनरली sp_p_p_d_d, ठीक है। ये 3 वाले तो आपके sp2 वाले s के काम में आ गए, मतलब सल्फर के sp2 बनाने के ये 3 तो काम में आ गए। बचे कितने, p बचा और d बचा। तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों, समझना, बात को ध्यान से समझना। ये आपका सल्फर का एक पाई बॉन्ड में एक p काम में आया होगा, p काम में आ गया। अब एक d काम में आया होगा, कितना काम में आया होगा, d काम में आया होगा। और ऑक्सीजन का हमेशा p ही काम में आएगा। जनरली आपको p वाले मिलेंगे, d वाले आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, आप इसको ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो आपका पाई बॉन्ड बना है वो किस टाइप का है, डी पाई पी पाई। यहां पर जो पाई बॉन्ड है वो आपका किस टाइप का, डी पाई पी पाई। और यहां पर जो पाई बॉन्ड है वो किस टाइप का है, पी पाई पी पाई। अब मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं बच्चों, बात को ध्यान से समझना। जनरली जो आपका होता है बच्चों बॉन्ड लेंथ या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ, मैं आपको बता देता हूं। जनरली आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो आपका किसका ज्यादा होता है, पी पाई का। उसके बाद किसका होता है, पी पाई डी पाई का। उसके बाद किसका होता है, डी पाई का। तो आप बस समझ सकते हो कि यहां पर ऐसा जनरली ऐसा होता है। बट इन दिस स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर में क्या होगा बच्चों, बट इन दिस स्ट्रक्चर पी पाई बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू पी पाई डी पाई। मतलब ये पी पाई डी पाई बॉन्ड के इक्विवेलेंट होगा, मतलब दोनों इक्वल होगा, लेकिन यहां पर तो सेम है। इक्विवेलेंट बोलने का मतलब ये है मेरा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सेम होगा और बॉन्ड लेंथ भी सेम होगा और बॉन्ड एनर्जी तीनों सेम होगी। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, इसको हम समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर एक्चुअली में क्या हुआ, स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करना, कोशिश करना, बहुत ही ज्यादा इजी है। और मैंने इसको ऐसे बना लिया, आप लोग डरो मत, मैंने इसको ऐसे बना लिया, बात क्लियर है। अब देखो इन दोनों के बीच क्या है, यहां पर भी लोन पेयर होगा, यहां पर भी 2 लोन पेयर होगा। अभी लोन पेयर जब आपका इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, तो यहां पर क्या हो रहा है समझना, ड्यू टू द रेजोनेंस बॉन्ड कैरेक्टर, मतलब बॉन्ड लेंथ, इट इज ड्यू टू द रेजोनेंस सेम
सेम बॉन्ड लेंथ विद सिमिलर कैरेक्टर, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर सिमिलर कैरेक्टर है, मतलब सिमिलर कैरेक्टर। यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं, यहाँ पर भी आपका कौन सा कैरेक्टर है, ट्रिपल बॉन्ड का कैरेक्टर है, ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर है। और यहाँ पर भी आपका क्या है बच्चों, पार्शियली बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पार्शियली, ठीक है, पार्शियली ट्रिपल बॉन्ड का कैरेक्टर है। यहाँ पर भी आपका पार्शियली ट्रिपल बॉन्ड का कैरेक्टर है। इसके अंदर रेजोनेंस है, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। अगर यहां पर अगर आपका रेजोनेंस नहीं होता तो ये दोनों बॉन्ड आपके इक्विवेलेंट नहीं होते। इक्विवेलेंट होने का रीजन क्या है बच्चों, रेजोनेंस। ये बात आप लोग अच्छे से जान लो, ध्यान रख लो, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SO2। ये मैंने आपको आप लोगों को SO2 का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, ठीक है, जो कि आपका काफी इजी है। नाउ अब हम चलते हैं यहाँ पर ACO2 के स्ट्रक्चर में। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर ACO2 के स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखो, ये चीज आप लोग ध्यान रखो, काफी इजी है और काफी सिंपल है, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। नाउ अब हम चलते हैं ACO2 का स्ट्रक्चर। तो अब हम देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ ACO2, स्ट्रक्चर ऑफ ACO2 और भी बनते हैं, लेकिन ACO2 के बारे में मैं आपको बता देता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ ACO2, तो इसको हम कैसे जानेंगे, समझने का पूरी कोशिश करना। स्ट्रक्चर ऑफ ACO2 क्या होगा बच्चों, देखो, जनरली इन आइसोलेटेड गैस स्टेट, अगर मैं आइसोलेटेड गैस स्टेट में इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आपका कैसे बनेगा बच्चों, ऐसे बनेगा, ठीक है। ACO2 का स्ट्रक्चर आपका आइसोलेटेड गैस स्टेट में ऐसे ही बनेगा, लेकिन बट इन सॉलिड फॉर्म, मतलब सॉलिड फॉर्म में ये आपका क्या होगा, लीनियर पॉलीमेरिक चेन होगा। क्या होगा, लीनियर पॉलीमेरिक चेन के फॉर्म में होगा, ठीक है। अब लीनियर पॉलीमेरिक चेन कैसे, देखो ऐसे यहां पर 2 ऑक्सीजन लगा दिया इसका वाला, और यहाँ एक लोन पेयर। अब अगले वाले में क्या करेंगे, ACA, ठीक है, और यहां पर मैंने ऑक्सीजन लगा दिया। इस तरीके से आपका एक लीनियर, बेटा आपको बुक में अलग स्ट्रक्चर मिल जाएगा, लेकिन आप लोग घबराना मत उससे, ठीक है ना। बुक में अलग स्ट्रक्चर भी आप लोगों को मिल जाता है, तो आप लोग उससे घबराना मत। आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी मिल सकता है, लेकिन ये तो मैंने इजीली फॉर्म में बनाया, और ये एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लाइन आपको एनसीईआरटी में दी गई है, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों को एनसीईआरटी की लाइनें एक बार में समझ में नहीं आ सकती, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया है। बात को ध्यान से समझना, यहाँ पर ACO2 मतलब लीनियर पॉलीमेरिक चेन के फॉर्म में, मतलब ACO2 आपको बार है ना रिपीट होता रहेगा। देखो यहाँ पर अगर मैं बोलूं सिंपलेस्ट, ये वाला यूनिट आपका बार है ना रिपीट हो रहा है। जब ये वाला यूनिट अगर आपका बार रिपीट होगा तो यही होगा आपका ACO2 का लीनियर पॉलीमेरिक चेन। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ। जब मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूंगा बच्चों यहाँ पर, तो बात समझना, SO2, ACO2 और TiO2 ये मैंने बनाया। अब आप लोग जानते हो बच्चों कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगला पॉइंट, जैसे जैसे डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट आपका क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है। अब आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट डिक्रीज होगा, तो आप लोग जानते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मेटालिक कैरेक्टर। ये पॉइंट भी आप लोग जानते हो, ठीक है। अब देखो कि ध्यान रखना नॉन मेटालिक कैरेक्टर, तो हमेशा एक पॉइंट ध्यान रखना, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, यही लिख देता हूं, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल एसिडिक इन नेचर, ठीक है, और ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, इस पॉइंट से निकला, और यहीं से क्या ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, ये बेसिक होगा, मतलब मेटल का ऑक्साइड क्या होता है बच्चों आपका बेसिक होता है, एंड ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आपका क्या होता है बच्चों आपका एसिडिक होता है। ये बात ध्यान रखो।
अब देखो यहाँ पर डाउन टू द ग्रुप जा रहे तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। अब जब नीचे जाने पर आपका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो मतलब अगर मैं बोलना चाहूं एसिडिक स्ट्रेंथ, तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, यहाँ पर SO2 का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, फिर आपका ACO2 का, फिर आपका किसका होगा बच्चों, TeO2 का। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ऐसी इन सब का एसिडिक स्ट्रेंथ भी देख सकते हैं। ठीक है, काफी इजी, काफी सिंपल है। नाउ अब हम चलते हैं हमारे यहाँ पर EO3 टाइप के ऑक्साइड्स के बारे में जान लेते हैं, देख लेते हैं EO3 टाइप का ऑक्साइड्स हमारा क्या होता है। ठीक है, काफी इजी है, काफी सिंपली मैं आपको बता दूंगा। अब देखो यहाँ पर EO3 टाइप का ऑक्साइड, EO3 टाइप। अब देखो EO3 टाइप में हमारा क्या होगा बच्चों, समझते हैं। पहला एग्जांपल हम SO3 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, SO3 के बारे में पढ़ेंगे। अब SO3 क्या होता है, SO3 का नाम क्या होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब SO2 था तो उसको क्या बोलेंगे, 2 ऑक्सीजन है तो डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर SO3 है तो क्या बोलेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड। मैं नाम लिख देता हूं, तो पहले वाले का आप लोग लिख लेना, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसका नाम होगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब सबसे पहले हम इसका प्रिपरेशन मेथड जान लेते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो मैं आप लोगों को इसका प्रिपरेशन मेथड, अब इस प्रिपरेशन मेथड की भी एक खास बात है, मैंने एक ही चीज बोलूंगा, प्री ब्लॉक में आपके रिएक्शन अगेन एंड अगेन रिपीट होती रहती है। तो पहला प्रिपरेशन मेथड है बच्चों इसका, SO2 की रिएक्शन O2 के साथ करवाएंगे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और प्लेटिनम के प्रेजेंस में, तो आपका SO3 बनेगा। अब इस रिएक्शन की एक खास बात है, ये आपका है सेकंड स्टेप ऑफ कांटेक्ट प्रोसेस, मतलब कांटेक्ट प्रोसेस का ये आपका सेकंड स्टेप है। बात को ध्यान से समझना, कांटेक्ट प्रोसेस का आपका सेकंड स्टेप है। कांटेक्ट प्रोसेस का आपका कौन सा स्टेप है बच्चों, ये आपका सेकंड स्टेप रिएक्शन है। अब कांटेक्ट प्रोसेस क्या होता है, कांटेक्ट प्रोसेस का मतलब होता है ये आपका फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 में यूज किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में हम इसका यूज करते हैं। तो ध्यान रखना, ये रिएक्शन आपके H2SO4 में रिपीट होगी, बार बार ध्यान रखना। और इस रिएक्शन के बारे में बहुत बड़ी खास बात मैं बताने वाला हूँ, बहुत ज्यादा खास बात। तो अभी इतना ध्यान रखो कि SO3 को हम ऐसे प्रिपेयर करते हैं। एक और तरीका बच्चों जो आपने क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि देखो बता देता हूं, जैसे Fe2SO4 होल थ्राइस, इसका मैंने जब थर्मली डिकम्पोज किया तो आपका क्या बना, Fe2O3 और यहां पर बना SO2 और SO3। अब बात समझो, ऐसा कौन सा मतलब सोल्ट है जिसका रिएक्शन कराने पर एक ही नॉन मेटल के 2 ऑक्साइड बनते, एक ही नॉन मेटल के 2 ऑक्साइड बनते, एक ट्राई ऑक्साइड बनता है, एक डाई ऑक्साइड बनता है। अब बात समझना, यहाँ पर देखो इसकी एसिडिटी ज्यादा होती है, इसको मैं बताऊंगा, इसकी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, इसका एसिडिक कैरेक्टर आपका ज्यादा होगा। मतलब अगर मैं बोलना चाहूँ SO3 का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा SO2 से। ठीक है, इस बात को आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, एसिडिक कैरेक्टर मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पर, एसिडिक कैरेक्टर। इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा आपको डिटेल में लेके जाऊंगा, लेकिन अभी आप लोगों को इतना ही रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब बात समझना, अगर मैंने SO3 को, समझना ध्यान से, फिर से वही पुरानी बात, SO3 को अगर मैंने वाटर में डाला तो वाटर में डालने पर क्या होता है बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। अब ये +6 का ही आपका ऑक्सी एसिड बनाएगा, मतलब इसका रिएक्शन ऑक्सी एसिड क्या होगा, H2SO4। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी आपका +6 वाला मिलेगा, पक्का मिल गया आपको +6 वाला, बात क्लियर है। इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ SO3, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ SO3। और इसको क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ, एनहाइड्रस मतलब पानी निकाला हुआ, एनहाइड्रस का मतलब सूखा हुआ, एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ H2SO4। ये H2SO4 का एनहाइड्रस फॉर्म है। ये जेई अक्सर पूछता है, मैं आपको इसका शॉर्टकट वाला पूरा लेक्चर बना के दूंगा बच्चों, आप लोग पहले इसको अच्छे से याद करो। देखो अगर आपको मैं लेक्चर बना के दूंगा, लेकिन पहले आप लोग पूरा पीब्लॉक अच्छे से पढ़ लोगे, तभी मैं आप लोगों को लेक्चर बना के जा सकता हूँ। जब आपको नॉलेज होगा तभी मैं आप लोगों को लेक्चर बना के जा सकता हूँ। ऐसे डायरेक्टली मैंने अगर बना के दिया तो कोई उसमें
बेनिफिट नहीं है, तो उसमें कोई आप लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब हम समझते हैं बच्चों स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में आप लोगों को समझाता हूँ, थोड़ा सा नीचे से स्पेस बना लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर समझाता हूँ। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ SO3, ठीक है, SO3 का स्ट्रक्चर समझना बात को ध्यान से। SO3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है। अब इस पर हाइब्रिडाइजेशन निकालना आप जानते हो। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन इज बोन पेयर प्लस लोन पेयर का एडिशन होगा, ठीक है। अब इस पर बोन पेयर कितने होंगे, बोन पेयर आपके डबल बोन को एक बोन पेयर मानते हैं, मैंने पहले भी बताया 1 2 3 3 बोन पेयर है और 0 लोन पेयर 3 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यहाँ पर जितने भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे वो किससे बनेंगे बच्चों, sp2 से। यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बना होगा, वो भी किससे बना होगा, sp2 से। यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बना होगा sp2 से। यहाँ पर सल्फर में तो प्रेजेंट तो d ऑर्बिटल होता है, मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर p p d d ऐसा होगा। सल्फर में आपके केवल ऑक्सीजन में एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होगा, सल्फर में तो नहीं होगा। अब देखो सल्फर के 3 ऑर्बिटल तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के काम में आ गए। अब बचे कौन से, ये भी होगा p, ये वाला जो पाई बॉन्ड वाला होगा ये भी होगा p, ये होगा d, ये वाला p, ये वाला p, ये होगा d, ठीक है। सॉरी ये कोड d होगा, ये भी d होगा। मतलब सल्फर की बात कर रहा हूँ, फोर्स सल्फर, ये p और ये d, मतलब p d d ये तीनों काम में आ गए। चलो बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन का हमेशा कौन सा होगा, p होगा। ऑक्सीजन का हमेशा कौन सा होगा, p होगा। अब बात समझो, ये वाला पाई बॉन्ड कौन सा होगा, p पाई। ये वाला पाई बॉन्ड कौन सा होगा, p पाई d पाई, p और d के बीच है। ये वाला कौन सा होगा, p पाई d पाई। अब देखो यहां पर भी क्या होगा, हियर अगेन यहां पर अगेन क्या हो जाएगा बच्चा कि p पाई d पाई बॉन्ड आपके क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट। p पाई d पाई बॉन्ड, p पाई d पाई एंड p पाई d पाई एंड p पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट टू ईच अदर, इक्विवेलेंट टू ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे। इसका रीजन जान लेते हैं। चलो ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे, आप लोगों को पता है इक्विवेलेंट कैसे होंगे बच्चों, क्योंकि यहां पर भी आप लोग ध्यान से देखोगे, अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो यहां पर भी आपका क्या है बच्चों, रेजोनेंस है। यहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर, यहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर। अब ये इसके साथ भी रेजोनेंस में है, तो हर जगह क्या है, सिमिलर बॉन्ड कैरेक्टर। इन एवरी all bonds are having similar bond character, all bonds are having similar bond character, similar bond character, सारे के सारे बॉन्ड का सिमिलर बॉन्ड कैरेक्टर है। और सिमिलर बॉन्ड कैरेक्टर क्यों है बच्चों, ये भी आप लोग जानते हो, ड्यू टू द रेजोनेंस, ड्यू टू द रेजोनेंस। समझ में आ गया, ये रेजोनेंस होने की वजह से सबका सिमिलर बॉन्ड कैरेक्टर है। चलो ठीक है, ये जो आपका SO3 है, SO3 आपका एग्जिस्ट करता है साइक्लिक फॉर्म में भी और लीनियर फॉर्म में भी। SO3 आपका कैसे एग्जिस्ट करता है बच्चों, साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा और लीनियर फॉर्म में। अगर मैं बात करूं यहां पर SO3 एग्जिस्ट इन साइक्लिक फॉर्म एज वेल एज लीनियर फॉर्म। अब समझना कि कैसे होगा बच्चों SO3 का, S ये बेंजीन की तरह बना दो, SO यहां पर डबल बॉन्ड हो, 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 यहां पर डबल बॉन्ड हो। इस तरीके से ये आपका साइक्लिक फॉर्म में होगा। अब लीनियर की कैसे होगा, लीनियर एक्चुअली पॉलीमेरिक चेन में होगा। देखो एक सल्फर को 4 ऑक्सीजन से जोड़ना होगा, तो यहाँ पर सल्फर ऑक्सीजन इस तरीके से आपका लीनियर चेन बनाएगा। सबसे पहले ये इस तरीके से आपका लीनियर चेन बनाया, और ये डबल बॉन्ड हो, 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 डबल बॉन्ड हो। इस तरीके से ये वाली यूनिट का अगेन एंड अगेन आपका रिपीटेशन वो हो रहा है। ठीक है, रिपीटेशन होने की वजह से ये इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। अगेन एंड अगेन इस स्ट्रक्चर का रिपीटेशन होने की वजह से ये आपका क्या होगा,
लीनियर पॉलीमेरिक चेन, समझना। तो ये आपका क्या होगा, पॉलीमर के फॉर्म में होगा। कौन से फॉर्म में होगा, पॉलीमर के फॉर्म में। पॉलीमर क्या होता है बच्चों, मोनोमर, मतलब SO3 का एक यूनिट अगर बार बार रिपीट करे, इसका मतलब वो क्या होगा, पॉलीमर ऑफ SO3। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इसमें मैं एक और बता देता हूं आपको, ACO3। ACO3 का स्ट्रक्चर भी जान लेते हैं। ACO3 क्या कैसा होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ACO3 इज सिमिलर टू, अब देखो यहां पर ACO3 का स्ट्रक्चर ऑफ ACO3, अब देखो ACO3 का स्ट्रक्चर ध्यान रखना, ACO3 हैज सिमिलर स्ट्रक्चर एज SO3 के साथ रहता है, इसका सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, मतलब ऐसा होगा इसका स्ट्रक्चर। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये भी एक्चुअली, ये तो साइक्लिक कौन से फॉर्म में बच्चों, ट्राइमर फॉर्म में। ये साइक्लिक आपका कौन से फॉर्म में बच्चों, ट्राइमर फॉर्म में। लेकिन जो आपका ACO3 होगा वो कौन से फॉर्म में होगा बच्चों, इस बात को जान लेना। यहाँ पर ACO3 आपका होगा साइक्लिक टेट्रामर फॉर्म में। कौन सा होगा, साइक्लिक टेट्रामर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। साइक्लिक टेट्रामर फॉर्म मतलब कितने, ACO के 4 यूनिट, ACO के आपके कितने यूनिट, 4 यूनिट। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से समझो। अब देखो यहां पर डबल बॉन्ड O, 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 डबल बॉन्ड O। इस तरीके से साइक्लिक आपके टेट्रामर फॉर्म में मिलता है। ये पूरी चीजें एनसीईआरटी में लिखी हुई है, लेकिन स्ट्रक्चर्स नहीं है। आप लोग स्ट्रक्चर्स के थ्रू इसको ध्यान रखो, ठीक है। साइक्लिक टेट्रामर फॉर्म में भी ये आपका एग्जिस्ट करता है। चलो ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ऑक्साइड में अब हम बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो जनरली जो आपके ग्रुप 16 एलिमेंट होते हैं वो 2 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। एक बनाता है आपका EO2 टाइप का, एक बनाता है आपका EO3 टाइप का। तो जनरली जो आपका ऑक्साइड होता है वो 2 टाइप का होता है, EO2 टाइप का होता है, एक आपका होता है EO3 टाइप का। अब देखो यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ EO2 एंड EO3 ऑक्साइड्स, ठीक है। इन दोनों के ऑक्साइड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ अब हम देख लेते हैं। EO3 टाइप का भी बनाता है EO2। अब देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर क्या होता है बच्चों, +4 ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पर क्या होगा +6। अब बताओ, जनरली आप लोग जानते हो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ आपका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन इन दोनों को ब्रिज करने वाला कौन होता है बच्चों, एक्चुअली कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर। जिसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। इन दोनों को ब्रिज करने वाला कंसेप्ट ये है बच्चों। जो आपका जो रियल कंसेप्ट है वो क्या है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवैलेंट कैरेक्टर एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन नंबर। सो अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ये हमको पता पड़ गया। चलो सिंपल बात है। अब कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे, मैंने आपको बताया था, याद करो P+3 और P+5 में कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा, तो आप लोगों को बताया था फजान रूल से। आप लोगों को किससे बताया था बच्चों, मैंने फजान रूल से। क्या बताया था बच्चों मैंने आप लोगों को फजान रूल से, कि पोलराइजेशन पावर, आप उसको रिपीट करना, आप उसको 1-2 बार रिपीट करना, आपको आ जाएगा। पोलराइजेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, पोलराइजेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है, एंड डायरेक्टली एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन। अब देखो तुम तो चार्ज से पता कर लो, यहाँ पे +5 का चार्ज ज्यादा था, +3 का, इसलिए मैंने इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा बताया था। अब इसी तरीके से यहाँ पर मेरा क्या है बच्चों, E+4 है और यहाँ पर E+6 है। अब बताओ किसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा। अब ध्यान रखना, एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवैलेंट कैरेक्टर एंड एसिडिक, सो दैट्स व्हाई एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट। जनरल एक्चुअली क्या होता है बच्चों, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि एसिडिक कैरेक्टर आपका ऑक्सीडेशन नंबर पे कैसे डिपेंड करता है। एसिडिक कैरेक्टर
कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट कैरेक्टर। ये आगे काम आएगा, ये आगे काम आएगा बच्चों, मैं बहुत ज्यादा काम में लूंगा। डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे बेस्ट क्वेश्चन लगता है यहाँ से। एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट कैरेक्टर एंड देन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये तो अभी हमारा समाप्त हुआ किसके बारे में बच्चों, ऑक्साइड्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको हैलाइड्स के बारे में समझाऊंगा। आई होप सो कि आपको यहां तक का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज आप इसको वो नाइट्रोजन फैमिली के साथ रख के पढ़िए, तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और काफी इजी चैप्टर है, काफी सिंपल है। और आप लोग और मैं इसका शॉर्ट ट्रिक लेक्चर का पक्का बनाऊंगा। मैं आपके रिएक्शन को ऐसे शॉर्टकट में बांध दूंगा कि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। बट उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक पहले बता दूंगा तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक बाद में बताऊंगा। पहले पूरा चैप्टर अच्छे से कवर करो आप लोग। अगर ऐसा कर लिया तो आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आने तय है। आई होप सो कि आप लोगों को पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। और आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा डाउट पूछिए, मैं आप लोगों को पूरे डाउट बताऊंगा और मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा कर दूं आपको इनऑर्गेनिक में। तो आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।